एटा में अवैध संबंधों के शक में युवक की देर रात खेत पर काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव बोर्रा कला निवासी 22 वर्षीय अमित मंगलवार की रात खेतों पर भूसा भरने के लिए गया था। बुधवार की सुबह जब लोग खेतों की ओर निकले तो उन्हें अमित का शव गांव नगला गड़ा के खेतों में पड़ा मिला। ऐसा लग रहा है कि उसकी करपटी पर सटाकर गोली मारी गई थी। घटना क्या, रात में घुस ढोया उनने, फिर वो मेरे पास सो गया है, मुझको ये पता नहीं हुआ। उसके पास में फोन आया हुआ तो वहाँ से उठ के चला गया, मैं जग नहीं रहा। ये कौन था अभी आपका जो लड़का? मेरा लड़का था, अमित नाम का। अमित नाम? हाँ जी। अच्छा, फोन किसका आया है? हाँ जी, किसका फोन आया था उसके पास? अब ये नहीं पता मुझे, क्या मालूम किसका फोन आया। आप लोगों को किसी पर शक है उसे मारने की? वो ये गड़ा नगले से आया होगा सब। गड़े नगला? हाँ जी। नगला गड़ा में किसी का नाम पता है किसके यहाँ से आ सकता है? वो आ सकता है, क्या नाम है, उनके यहाँ से। उनसे कोई लड़ाई चल रही थी या किस बात को लेकर के? नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, आना जाना तो था। अच्छा, फिर कैसे, मतलब क्या लग रहा है आपको कि कैसे मर्डर हुआ है ये बुला करके के मर्डर किया गया सर? क्या मतलब, क्यों, क्या है इसमें, कारण क्या हो सकता है? मृतक के पिता प्रेमपाल ने थाने में तहरीर दी और बताया कि उनके बेटे अमित का नगला गड़ा निवासी उजागर सिंह के यहाँ आना जाना था। उजागर सिंह की पत्नी से अमित की अक्सर बातचीत होती रहती थी। आरोप है कि मंगलवार की रात करीब 1 बजे रामू, उजागर, नीतू और पवन ने अमित को खेतों की ओर बुलाया और गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक अमित उजागर की पत्नी से बातचीत किया करता था। इसके चलते पति शक करता था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उजागर सिंह ने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। हापुड़ के थाना सिंबाली क्षेत्र के गांव मुरादपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसके बाद प्राथमिक उपचार करते हुए हापुड़ के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों गोलियां चली और पथराव हुआ, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस के आने पर गोली चलाने वाले दोनों समुदाय के लोग जंगल की तरफ भाग गए। मौके पर पहुंचे सीओ पवन कुमार ने ग्रामीणों से गांव में शांति बनाने की अपील की है। ग्राम मुरादपुर थाना सिंबावली में आज एक विवाद हुआ और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों में पथराव हुआ और फायरिंग की भी घटना हुई। कुल इसमें 3 लोग इंजर्ड हैं। एक पक्ष से 2 लोग हैं, दानिश और इनाम, दूसरे पक्ष से एक राकिब हैं। इन्हें तत्काल उपचार के हेतु भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कल एक यहाँ पे छिपा छिपाई का खेल होता है, इसी को लेकर के
दानिश और राकिब में विवाद हुआ था, जिसका गांव वालों ने मिलजुल करके फैसला करा दिया था। इस संबंध में कोई भी सूचना थाना पुलिस को नहीं दी गई और आज दानिश जो है दूसरे पक्ष के घर के सामने खड़ा हुआ था। पुनः इनमें विवाद शुरू हुआ। विवाद के उपरांत इसमें पथराव और फायरिंग की घटना हुई। क्या फायरिंग अवैध हथियारों से थी या शस्त्र लाइसेंस थे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, दोनों पक्षों के पास में शस्त्र लाइसेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग की गई होगी। हम लोग सारी चीज़ों को पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर परिवहन निगम अब ग्रीन जोन जिलों में अपनी रोडवेज बस चलाएगा। रोडवेज बसें एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन के बीच चलेंगी। बीच में कोई भी ऑरेंज या रेड जोन का जिला पड़ेगा तो वहां से न तो सवारियां ली जाएंगी और न वहां बस रुकेगी। बस को सैनिटाइज करके चलाया जाएगा। बस में 26 से 30 तक यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। चालक, परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चालक, परिचालक वर्दी में रहेंगे। ये रोडवेज बसें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 50% की क्षमता के साथ चलेंगी। यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में बैठेंगे। अभी फिलहाल ग्रीन जोन के 12 जिलों में 500 बसें चलाने की योजना है। ये आदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करके दिए। उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन के अंदर के जिलों में ये बसें कस्बे और तहसील मुख्यालय तक जाएंगी। अभी सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र, अमेठी जिला शामिल किए गए हैं। यूपी के एटा में डीएम और एसएसपी ने लॉकडाउन के अंतर्गत शहर और तहसील क्षेत्र में कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। इस दौरान सभी खाना बनाने वाले लोगों से अपील भी की कि सभी लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना बनाने में किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी ग्रामीण और देहात क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को समय से भोजन की व्यवस्था करें। इस दौरान जो भी लोग लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी लोगों को मास्क लगाकर खाना बनाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी लोगों से अपील की कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि समस्त जिलाधिकारी और कप्तान जो है संयुक्त रूप से जितने सामुदायिक किचन बने हैं वहाँ पर जाकर उसका निरीक्षण करें और जो खाना बन रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच करें, उसके जो वहाँ पर टॉयलेट बने हैं उसका निरीक्षण करें, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर जो लोरा गए हैं जाकर उसकी व्यवस्थाएं देखें तो क्वारंटाइन सेंटर जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोगों को कोई असुविधा तो नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं है, डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सारी देखना है। इसके क्रम में मेरे द्वारा एटा और जलेसर में जितने सामुदायिक किचन थे उसका निरीक्षण किया गया और एटा में क्वारंटाइन सेंटर हमारा जेडेज कॉलेज है उसका निरीक्षण किया मैंने, जवाहरलाल डिग्री कॉलेज उसका निरीक्षण किया और इसके बाद सेंट मेरी कॉलेज का हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण किया कप्तान साहब। तो सर वहाँ क्या मिला, सब व्यवस्थाएं ठीक थी? तीनों जगह व्यवस्थाएं ठीक है। जो छोटी मोटी कमियां थी उसको भी हमने दुरुस्त करा दिया है। कोई व्यवस्था अव्यवस्था वहाँ नहीं है। वहाँ पर लैट्रिन, शौचालय सारे कुछ साफ सुथरे हैं। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा विदेशी शराब की 180 ml की बोतल पर 20 रुपये, 500 ml की बोतल पर 30 रुपये और 500 ml की अधिक की बोतल पर 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन घटा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमज़ोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी भी दी गई है। इस अध्यादेश के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी, मारपीट, अभद्रता पर कार्रवाई की जाएगी। इस अध्यादेश के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की ओर से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर के साथ की गई अभद्रता, हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। यद्यपि अप्रैल के महीने में हमारा कलेक्शन टैक्स आदि का कम होता है, लेकिन फिर भी अकेले अप्रैल की जो डिमांड थी 12,141 करोड़ रुपए का टैक्स की डिमांड थी और उसके अगेंस्ट में हमारा कलेक्शन 1178 करोड़ रुपया हुआ। तो ये अपने आप में बहुत डाउन हुआ और हमारी आर्थिक स्थिति काफी इस महीने कमजोर रही। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की श्रृंखला में आज ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। है जी, आज कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 1 रुपया डीजल प्रति लीटर। वर्तमान में जो डीजल और पेट्रोल का जो हमारे इस समय तक जो टैक्स रेशियो है 26 रुपये 80 पैसे पेट्रोल पर या 16.74 प्रति लीटर, 26.80% या 16.474% प्रति लीटर, इसमें से जो भी अधिक हो, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है मांग और सप्लाई के आधार पर, इसलिए जो भी अधिक हो वो लगता है। वर्तमान में 16 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर लग रहा था और डीजल पर 17.48% या 9 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। तो जो वृद्धि हुई है वो 16 रुपये 74 पैसे के स्थान पर 18 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर लिया जाएगा और 9 रुपये 41 पैसे के स्थान पर डीजल में 10 रुपये 41 पैसे चार्ज किया जाएगा। नए प्राइस बताए दे रहे हैं जी। बैग नए प्राइस पेट्रोल के अभी वर्तमान में 71 रुपये 91 पैसे है, जिसको बढ़ाकर अब 73 रुपये 91 पैसे हो जाएगा और डीजल का वर्तमान प्राइस 62 रुपये 86 पैसे है, इसके स्थान पर 62 रुपये 86 पैसे। इसके स्थान पर 63 रुपये और
₹63.86 होगा। अभी भी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि दिल्ली ने एक सात रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई, लेकिन हमने विशेष रूप से डीजल की खपत किसानों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्री में सभी में काम आता है, इसलिए हमने सारी परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीजल पर मात्र ₹1 प्रति लीटर का वृद्धि की गई है और यह तत्काल प्रभाव से लागू है। इसी प्रकार से ₹71.91 जो वर्तमान पेट्रोल मूल्य है, वर्तमान में ₹71.91 पेट्रोल का मूल्य है। इसमें ₹2 की वृद्धि अगर शामिल की जाए तो ये ₹73.91 ये आज ही से लागू होगा, आज रात्रि 12 बजे से। जी हाँ, ये विशेष रूप से अपने संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। और वहीं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने कोविड-19 पर रिसर्च करने के लिए बेंगलुरु की अपनी आईस्टेम रिसर्च के साथ करार किया है ताकि इसकी वैक्सीन तैयार करने में मदद मिल पाए। रिसर्च टीम वायरस की आणविक और रोग संबंधी विशेषताओं को समझने और संभावित दवाओं के परीक्षण के लिए आईस्टेम के मानव फेफड़े और एपिथेलियल सेल कल्चर सिस्टम का उपयोग करेगा। सीसीएमबी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है जो सेल्यूलर और आणविक मनोविज्ञान पर अपने अत्याधुनिक शोध कार्य के लिए जाना जाता है। आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक सेल थेरेपी स्टार्टअप है जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप बेंगलुरु में है। सी कैंप जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय की एक पहल है। आईस्टेम के CEO डॉक्टर जोगिन देसाई ने उम्मीद जताई कि सीसीएमबी को इस काम में सक्षमता हासिल होगी और कोविड-19 से जुड़े अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और इसके स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों में किए गए उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने इस संकट से प्रभावशाली ढंग से निपटने पर पीएम कोस्टा की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए एक दूसरे की हर संभव सहायता करने का प्रस्ताव दिया। दोनों नेता कोविड-19 से लड़ाई में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमत हुए। पीएम मोदी ने पुर्तगाल में भारतीय पर्यटकों के वीजा की अवधि बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। ये पर्यटक लॉकडाउन के कारण भारत नहीं लौट सके थे। प्रधानमंत्री कोस्टा ने भारत में पुर्तगाल के नागरिकों को उपलब्ध करवाई गई सहायता के लिए आभार प्रकट किया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹10 प्रति लीटर जबकि डीजल पर ₹13 प्रति लीटर बढ़ा दिया। बढ़े हुए दाम मंगलवार मध्यरात्रि से ही लागू हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ता के लिए नहीं बढ़ेंगे। लोगों को पुरानी दरों पर ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। कीमतों में वृद्धि के प्राप्त राजस्व इंफ्रास्ट्रक्चर समेत विकास के तमाम कार्यों में खर्च होगा। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने सोमवार को ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। विश्व भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,56,000 के आंकड़े को पार कर गई और इस समय कोरोना के करीबन 36,55,000 से भी ज्यादा लोग अगर देखा जाए तो बेहाल हैं। अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा यानी 71,000 से ज्यादा हो गई। इसके बाद ब्रिटेन में जहां 29,501 लोगों की मौत हुई है। और एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही है, वहीं सोमालिया से एक दुखद खबर आई। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहायता ले जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया की न्यूज एजेंसी ने कहा कि विमान अफ्रीका एक्सप्रेस एयरवेज का था और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल के लिए सामानों की आपूर्ति के लिए जा रहा था। एजेंसी ने कहा कि राजधानी मोगादिशु से अफ्रीकी एयरवेज का विमान बेदुआ से बाडले जा रहा था। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के सही कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। संबंधित एजेंसी दुर्घटना कारणों की जांच कर रही है। लॉकडाउन के चलते आम जनमानस की दिनचर्या बदल गई है।
कोरोना महामारी के चलते लोग घरों में कैद हैं, सड़कों गलियों में सन्नाटा है। जनपद फिरोजाबाद में दिनों दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। फिरोजाबाद में संक्रमितों की संख्या 150 के पार पहुंच चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा गलियों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लॉकडाउन को 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। लॉकडाउन के चलते उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग परेशान है। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। निम्न वर्ग के लिए भी सरकार ने खाने पीने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अब मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग भी परेशान है, क्योंकि रोजी रोजगार पूरी तरह बंद है। समाज में मान सम्मान इतना है कि वह अपनी मजबूरी किसी को बता भी नहीं सकते। हालांकि निम्न वर्ग के ऊपर भी कोई कम संकट नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी भूख मिटाने के लिए मेजर रामवीर सिंह सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है। देखिए, हमारी ये जो समिति है मेजर रामवीर सिंह सेवा समिति, ये गत 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और जब से ये महामारी जो आई है कोरोना की, कोविड-19 की, तब से देश पूरा लॉकडाउन है। तो इस दरमियान हम लोगों ने थोड़ा अपना विचार किया कि क्यों न ये जो बेरोजगार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग लोग हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कुछ की जाए। तब हमारे साथ हमारी समिति में भूतपूर्व सैनिक बहुत जुड़े हुए हैं, इससे काफ़ी संख्या में सैनिक जुड़े हैं, तो समिति के सदस्य भी हैं। तो उन लोगों ने सबने सुझाव दिया क्यों ना हम लोग भाई फौज में भी, देखिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, अब ये देश पे एक आक्रमण ही है इस महामारी का, तो हम लोग लड़ाई लड़ी जाए। तो हम लोगों ने फिर शुरुआत जो की वो एक्सप्रेस वे पे, जब यहाँ लोग गुजर रहे थे भूखे प्यासे, पैदल जा रहे थे, तब से हम लोग शुरुआत इसकी चलाते आ रहे हैं। उसके बाद जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत की इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्रेस वे पे भी लगभग 60% लोग जो हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वहाँ पर शुरुआत की। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेस वे पे हम लोगों ने शुरुआत की। तो जब हमें थोड़ी चीज़ों की जो गहराई से जानकारी हुई, तो हमारा जो प्रशासन है, SDM साहब हैं या तहसीलदार हैं, इन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया। तो वहाँ लिखित में हम लोगों ने दिया कि हम लोग पर डे 200 पैकेट हम लोगों की कैपेसिटी है और हम लोग देना चाहते हैं पका हुआ भोजन। वो भी उसमें भी हम आपको बता दें कि हम थोड़ा प्रसाद के रूप में, जैसे हमारा जो भी रसोई घर है उसमें 4 बजे लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, और जो अपने गांव देहात में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे भागवत कथाएं होती हैं, उसी का रूप हमने निकाला है इस महामारी को दूर करने के लिए। पूजा अर्चना के साथ साथ हम लोग प्रसाद के तौर पे पुए की, खीर की, सब्जी का वितरण करते हैं। तो जो पुआ है हमारे यहाँ क्षेत्र में ज़्यादा वैसा माना गया है प्रसाद के रूप में। तो जितने भी लोग यहाँ गरीब गुरबे जो जा रहे हैं और जो निकल रहे हैं हाईवे से, उनको हम लोग वितरित करते हैं। उसके अलावा जो भी प्रशासन हमें बताता है और एक लिस्ट, एक मतलब एक मोहल्ला या एक वार्ड हमें देता है शहर का, उसमें हमारी यहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, प्रशासन का एक आदमी जाता है लिस्ट के साथ, और जो भी कुछ ज़रूरतमंद वहाँ पर मिल जाते हैं उनको हम लोग वितरित करते हैं। इसमें सहभागिता के तौर पर पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। समिति द्वारा रोजाना 200 पैकेट खाना बनाकर गरीबों तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि जो खाने के पैकेट समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं वह पहले तहसील जाते हैं, उसके बाद ही तहसील प्रशासन की निगरानी में आम जनमानस तक पहुंचाया जाता है। खाना एक्चुअली जैसे आप सब लोगों को मालूम है, देश पर पूरे पे आपदा आई हुई है। कुछ लोगों पर जैसे रोड से निकल रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा जाते में, तो हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में पहल चली हुई है कि जो लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूट करके खाना बनवाएं और लोगों को दें। तो हमने भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं यहाँ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के, मेनली सुखाबाद के लोग जितने भी हैं, सबसे आग्रह करके सबको एकत्र करके, क्योंकि जो देश की सेवा की है हमने अपने अंदर से वो जज्बा अभी तक नहीं निकाला है। बेसिकली हम सैनिक हैं और सैनिक का कर्तव्य होता है सेवा करना। अब रिटायर हो गए तो यहाँ से किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा करें। तो अभी हमने सोचा कि लोग जो भूखे निकल रहे हैं उनके लिए भोजन बनवाया जाए। अभी खाना तैयार है, कहाँ जाएगा? खाना तैयार है, यहाँ से हम लेके जाएंगे तहसील से फिर जहाँ भी हमें पॉइंट दिया जाएगा वहाँ पर हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रोजाना कितने पैकेट? रोजाना 200 पैकेट यहाँ से बनते हैं।
वहीं भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया, जिसका अर्थ है सी ब्रिज। भारतीय नौसेना के आईएनएस जलशव और आईएनएस मगर मालदीव की ओर रवाना हो चुके हैं। पहले चरण में 8 मई 2020 से निकासी का जो अभियान है वो शुरू होगा। मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों द्वारा निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा स्क्रीनिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 14वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर करीब 3.2% और रोगियों के ठीक होने की दर 25% से अधिक है। देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह ने पीपीई मास्क, वेंटिलेटर के गुणवत्ता नियंत्रण के सख्त उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रैंडम जांच पर जोर दिया गया है। और वहीं भारत में अगर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो 31,967 है और देश भर में 13,160 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से करीबन 1583 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में किया जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेबिनार के माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करते हुए जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जेईई मुख्य परीक्षा की जो तिथि है उसकी भी घोषणा की और कहा कि सीबीएसई बोर्ड के बचे हुए विषयों की परीक्षा की तारीखों की घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को वेबिनार के माध्यम से देश भर के छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी छात्रों की चिंताओं का समाधान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा अब 26 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी, जिसे लॉकडाउन के चलते टाल दिया गया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मुख्य परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा जो पहले 17 मई को होनी थी वो अब अगस्त महीने में होगी। हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी संस्थानों से इस साल फीस न बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताबें सभी राज्यों को उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे छात्रों के बारे में उन्होंने कहा कि 80% से अधिक छात्र अपने घर जा चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री के ऐलान से देश भर के छात्रों ने राहत की सांस ली है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि देश भर में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया। यहाँ छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। खबर महाराष्ट्र से। लॉकडाउन के तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के नए निर्देश के मुताबिक सभी शराब की जो दुकानें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया। मुंबई में अब सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। दरअसल शराब की दुकानों के बाहर भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के बाद बीएमसी ने यह फैसला किया। इसके साथ ही दूध, सब्जी और फल की दुकान खुली रहेगी।
इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण और जंगलों की जो सेहत है उस पर काफी सुधार हुआ है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड के कोटद्वार में गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों लॉकडाउन है, वातावरण शुद्ध है और मानव हस्तक्षेप बहुत कम होने की वजह से इन दिनों कोटद्वार के झंडी चौड़ा इलाके में बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या देखकर ग्रामीण हैरान हैं। ऐसे में गिद्धों को देखकर यहाँ के पक्षी प्रेमी काफी उत्साहित हैं। पृथ्वी पर वातावरण संतुलन बनाने में गिद्ध की एक अहम भूमिका होती है। पहले उत्तराखंड में 10 तरह के गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन 1980 के बाद इसमें अचानक गिरावट आई और मौजूदा दौर में सिर्फ 5 प्रजाति के गिद्ध इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले के बनिस्बत अब चिड़ियों का चहकना ज्यादा सुनाई देता है, साथ ही गिद्धों की संख्या देखने को मिल रही है। लोगों को इनके संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। जाहिर है कोरोना महामारी के चलते देश दुनिया थम सी गई है। ऐसे में प्रकृति में आया ये बदलाव मानव जीवन के लिए एक संदेश भी है कि प्रकृति का सम्मान करें। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी गई छूट के मद्देनजर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत विभिन्न जिलों के जो गांव हैं उनमें अनेक ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण रुक गए थे। इसके अलावा शहरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग लागू करते हुए निर्माण गतिविधियां शुरू हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के सलेमपुर गांव में तालाब की खुदाई में 35 से 40 मजदूर लगे हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कहा गया है और मुफ्त में मास्क दिए गए हैं। मुखिया कहते हैं कि काम की छूट मिलने से इन मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। औरंगाबाद में 200 पंचायतों में लगभग 8000 परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हम लोगों की 204 पंचायत में से 200 पंचायतों में कार्य चल रहा है, जो हम लोगों के 313 वर्ग साइड पे चल रहा है। इसमें करीब 8000 परिवारों को हम लोगों ने दैनिक रूप से रोजगार दे रहे हैं। 4 शेष पंचायतों में अविलंब काम जो है वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जीविका दीदी का सहयोग लेते हुए कार्य कराया जा रहा है। पटना को हाजीपुर और उत्तर बिहार के अन्य जिलों से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु की मरम्मत का काम लगभग 1 साल से चल रहा है। लॉकडाउन के कारण इस काम को बंद करना पड़ा था। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट से अब मरम्मत का काम दोबारा शुरू हो गया है। इस समय पुल के स्लैब की ढलाई हो रही है। यहाँ भी श्रमिक दोबारा काम शुरू होने से खुश हैं। निर्माण और खेती की गतिविधियां शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने काफी राहत महसूस की है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास, जांच और टेस्टिंग को लेकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के विकास, दवा खोज, निदान और परीक्षण पर जो भारत के प्रयास है उसकी वर्तमान जो स्थिति है उसकी समीक्षा की है कि किस तरह से भारत प्रयास कर रहा है कोविड-19 से लड़ने के लिए। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां जो हैं वो अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण क्षमता के लिए जानी जाती हैं, काफी मशहूर हैं। तो ऐसे में अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन हैं जिन पर अलग अलग चरणों में काम चल रहा है। और अगर हम उसकी बात करें तो मौजूदा ड्रग्स पर दोबारा भी काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये तो मौजूदा ड्रग्स की हमने बात की, नई तरह की ड्रग्स बनाने के साथ प्रयोगशाला में उनकी जांच भी की जा रही है। इसके अलावा पौधों में कोरोना वायरस विरोधी तत्वों को ढूंढने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जो वैक्सीन है उसे बनाने में मदद मिल पाए। और इस दिशा में कई ऐसे अकादमिक शोध संस्थान हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो इसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि काम मिलकर हो। और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से जो अकादमिक जगत है, उद्योग जगत है और वो सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे काम कर रहा है उसकी तारीफ की। साथ ही साथ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में किस तरह से सामंजस्य के साथ काम किया जा रहा है उस दिशा पर भी लगातार बल देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं
उनका एक साथ काम करना जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा की है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें एक हैकाथॉन जो है उसका आयोजन करना चाहिए, जिसका सुझाव उन्होंने दिया है। तो ये समीक्षा बैठक की थी प्रधानमंत्री ने, जिसमें कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको लेकर किस दिशा में लगातार काम हो रहा है, इस पर चर्चा की गई। और वहीं बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना के संकट की वजह से फंसे हुए हैं और अपने देश वापस आना चाहते हैं, क्योंकि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है। लिहाजा देश वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही और इन हालातों में भारत सरकार एक बार फिर इनकी सहायता के लिए आगे आई है। 7 मई से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है। इस मिशन की व्यापकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 2 लाख भारतीयों ने अभी तक स्वदेश वापसी की इच्छा जाहिर की, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पूरी योजना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plans, because it's not a evacuation plan which is being held in a normal setting. I mean, we are dealing with an invisible enemy. We are dealing with a virus whose behavior is difficult to predict. And any plan that we make, when we did a civil aviation lockdown, we did it in the expectation that after a while we will get a control on the numbers. And I'm very happy to share with you my assessment that the Prime Minister's very bold, timely and early action has been able to contain the overall numbers. उड्डयन मंत्रालय ने पहले सप्ताह में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की योजना तैयार की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी एहतियात अत्यंत आवश्यक है। As the Ministry of External Affairs and the other concerned agencies, the concerned state governments considered this number, it is my understanding that the indication was that many more people, that is over and above the 190,000 expressed an interest to travel. But definitely we will have to make sure that we deal with numbers which can be transported safely and which are welcomed by the receiving states along with all the health infrastructure that will be required. इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हैं। सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दरअसल वंदे भारत मिशन कोरोना के चलते एक जटिल और अत्यंत व्यापक मिशन है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही है। कोरोना आपदा के समय भी जहां वुहान, ईरान जैसे संक्रमित देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, तो वहीं इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भी भारत सरकार भारतीयों ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने में पीछे नहीं रही है। और वहीं गृह मंत्रालय ने उन भारतीयों के लिए एसओपी जारी की जो विदेश से भारत आना चाहते हैं। इसके अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुविधा उनके लिए है जिन्हें आकस्मिक रूप से वापस आना है। ये एमएचए की जो गाइडलाइंस है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही संबंधित देश के भारतीय दूतावास में आपको रजिस्टर करना होगा इसके लिए, तभी जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं वो स्वदेश वापस आ पाएंगे। कोविड जांच के बाद स्वस्थ लोगों को ही मौका मिलेगा, यानी अगर आप संक्रमित हैं तो नहीं, लेकिन अगर संक्रमण से मुक्त हैं तो आपको मौका मिलेगा स्वदेश वापसी लौटने का। यात्रा का जो खर्च है वो संबंधित व्यक्ति को देना होगा। साथ ही फ्लाइट के दौरान कोविड-19 के जो हेल्थ नियम हैं उसका पालन जरूरी है। तो विदेशों में फंसे भारतीय जो स्वदेश आएंगे उनके लिए ये दिशा निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा स्वदेश पहुंचने पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी उन लोगों की। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी है।
वहीं गृह जिले में 14 दिनों के लिए रहेंगे क्वारंटाइन, यानी कि जिस जगह को वो बिलोंग करते हैं वहां 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा उनको। इसके बाद कोविड नेगेटिव आने पर ही मिलेगी इजाजत।